हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। काफ़ी दिनों से आपका लाइव वीडियो नहीं जाता होगा। कुछ कारण है। कारण क्या है कि कुछ ऐसा काज आ जाता है जिसे करना अनिवार्य हो जाता है। मैं उसी कार्य में बिजी था। खैर, ये सामान्य बात है। हम लोग आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। अपना शुरुआत चल रहा है अभी फिजिक्स का सिलसिला जारी है, और फिजिक्स का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका दो वीडियो आपको अपलोड कर दिए हुए हैं। जिसमें पार्ट 1 में आपको लाइट के बारे में बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज के बारे में बताया। वहीं आपको फिर प्रतिबिंब के बारे में बताया है, फिर आपको बिंब के बारे में बताया है, प्रदीप्त और आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, पारदर्शी अपारदर्शी से लेकर के बहुत सारा टॉपिक आपको उसमें क्लियर कर दिया है। बहुत छोटी वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देखते तो वहीं आपको पार्ट 3 आप तभी आपको समझ में आएगा। और आपका पार्ट 3 जो है मूल टॉपिक अपना है दर्पण। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। दर्पण क्या है? सबसे पहले सीधा सीधा आपसे पूछे दर्पण क्या है, तब कहिएगा कि दर्पण एक ऐसा चिकनी और चमकीली सतह है जो क्या करता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट अर्थात वापस कर देगा। अगर बचपन में भी आप देखे होंगे घर पे, खासकर बच्चे तो खासकर इन खिलौनों से खेलते, फूटी हुई शीशा से। घर पे अगर कोई शीशा टूट जाए तो बच्चे क्या करते हैं, उसको लेकर जा करके और धूप में प्रकाश शीशा को रखता है, और उससे प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के घर में जाता है। रिफ्लेक्ट होता है माने ये परावर्तित हुआ, उसका नाम दे दिया गया परावर्तित। लेकिन आप परावर्तन का घटना देखे होंगे जरूर, खुद से प्रैक्टिकल बचपन में किए होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में दर्पण क्या है, मिरर क्या है। आपका सीधा जवाब आना है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है, और साथ ही साथ उसका एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, दर्पण होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर दे नियमित रूप से, और उसका एक भाग रंगा हो जाएगा आपका दर्पण। फिर आपसे एग्जाम में देखिए, मेरे पास ये आलोक का बुक है, हम इसी से आपको हर सभी टॉपिक को बता रहे हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो मूल रूप से दर्पण आपका 3 प्रकार के हैं जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, और तीसरा है परावैलिक दर्पण। समतल दर्पण क्या है? सीधा सीधा जवाब, समतल दर्पण के जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो। नहीं, परावर्तक सतह देखिए ना, अगर कोई मैं मिरर पा रहा हूं, एक में मान लीजिए नजदीक है, ऊपर वाला पार्ट समतल है। जैसे फिर से देखो, दिस इज अ प्लेन मिरर। कैसे हो जाएगा प्लेन मिरर? एक भाग तो रंगा है और एक भाग सीधा सीधा का है, आपका समतल बना हुआ है, तो ये आपका समतल दर्पण होगा। सीधा जवाब है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह यानी जिससे मतलब लाइट रिफ्लेक्ट करता है, घर में खासकर जो आपका मिरर होगा ना, घर का मिरर, वो आपका समतल दर्पण होगा। एक पार्ट जो होगा एकदम प्लेन होगा, नहीं तो परावर्तक सतह समतल होना चाहिए और एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। हालांकि समतल दर्पण में कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर थीटा कोण से आता हुआ प्रतीत होगा तो कितने एंगल से हो जाता हुआ, कितने वेग से जाता, सॉरी कितना वेग, अगर भी वेग से आता हुआ प्रतीत होता है तो कितने वेग से जाता हुआ प्रतीत होगा, 2v से। ये थोड़ा हाई लेवल है, 10th लेवल के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या आपका समतल है। ठीक है, हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण क्या है? सीधा सीधा लग रहा है ना, गोला से बना हुआ दर्पण है। गोलीय दर्पण किसी खोखला गोला का एक भाग होता है। एक भाग यानी देखो यहाँ डॉट डॉट फॉर्म में लगाया हूं, और ये पूरा आपका एक पार्ट हो गया। डॉट डॉट फॉर्म में एक आपका पूरा पार्ट हो गया है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जैसे यहाँ परावर्तक सतह है ना, यहाँ परावर्तक सतह किसको कहते हैं? जो आपको प्लेन हो, जो रजतीत नहीं हो। कभी भी प्रकाश रंगल तरफ से थोड़ी परावर्तित होगा, जिधर आपका प्लेन होगा उधर से परावर्तित होगा। तो जिस दर्पण का, जैसे इधर ये है परावर्तक सतह, इस दर्पण के लिए ये हो गया परावर्तक सतह, इधर से नहीं रंगा है। ये देखो सही से, फिर से समझो। अगर मैं ऐसा पार्ट दूं, सही से गौर से देखा जाए, अगर मैं बाहर से रंग दूं ना, तो इसका भीतर वाला पार्ट हो जाएगा परावर्तक सतह। वहीं इसी को हम अगर इस फॉर्म में पाट दे और भीतर से रंग दे, तो इसका बाहर वाला पार्ट हो जाएगा परावर्तक सतह। और खासकर रंगने वाला पार्ट को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि रंगे हुए पार्ट से यह पता कर पाओगे कि यह अवतल है या उत्तल है, जब इसका आगे वैरायटी हम पढ़ाएंगे। बहरहाल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण क्या है, तो सीधा जवाब है कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक परावर्तक सतह होता है जिसमें, ठीक है ना, जिसका एक सतह क्या होता है, जिस दर्पण का खोखले गोले का भाग, वो हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मूल रूप से कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं। कौन कौन है? एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। फिर से, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण क्या है।
तो अवतल दर्पण यही देखो ना, ये हो गया आपका अवतल दर्पण का पार्ट, ये हो गया उत्तल दर्पण का पार्ट। बस डेफिनेशन कैसे देना है गौर से देखिए। ये तो मैं एक किसी खोखला गोला का एक पार्ट काट लिया, अगर इसका मैं बाहर से रंग दूं और भीतर वाला भाग नहीं रंगा हुआ है तो ये अवतल दर्पण हो गया। और इसका ऐसे डिफिनेशन हो गया, देखो ना भीतर का भाग धंसा हुआ है, तो वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतीत हो और भीतरी वाला भाग धंसा हुआ हो, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। फिर से डिफिनेशन कैसे पूछेगा, कैसे याद करना, सिर्फ आप ड्राइंग कीजिए, उससे आपका डिफिनेशन निकलेगा। देखो गौर से, फिर से, वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग रजतीत हो और भीतर वाला भाग क्या हो, धंसा हो जाएगा अवतल दर्पण। याद हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण में देखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका बाहर वाला भाग क्या होगा, उभड़ा हुआ। उभड़ा का मतलब कि वो प्लेन होता है, वो रजतीत नहीं होता होगा। अब भीतर वाला भाग क्या आपका धंसा हुआ हो। जैसे कि एक ड्राइंग से आपको बता दूं, ये पार्ट देखो, ये रंगा हुआ है ना, भीतर का भाग रंगा हो और बाहर का भाग नहीं रंगा हो। ये भी भाग आप जब डिफरेंस कीजिएगा, अंतर याद कीजिएगा, तो वहां आपको याद हो जाएगा। तो वैसा दर्पण जिसकी भीतर वाले भाग क्या हो, रजतीत हो, और बाहर वाला भाग क्या हो, उभरा हुआ है, वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन गया अभी VVI कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण वैसे दर्पण जिसकी बाहरी भाग रजतीत था, है ना, ये बाहरी भाग, और भीतर वाला भाग क्या है, धंसा हुआ है, वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। वहीं उत्तल दर्पण के लिए क्या डिफिनेशन रखना है, वैसा दर्पण जिसका भीतरी वाला भाग रंगा हुआ है और बाहरी वाला भाग क्या है, उभरा हुआ है, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। कभी कभी एग्जाम में किस दर्पण को अभिसारी और अपसारी कहते हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण को याद रखिएगा, यहाँ पर दे दिया अवतल दर्पण का कौन सा नाम है, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि अवतल दर्पण को क्यों अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब अवतल दर्पण में ये हो गया ना अवतल दर्पण, अगर इसको मैं बाहर से रंग दूं तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कभी भी फोकस आपको रंगे हुए पार्ट तरफ से फोकस नहीं जाएगा, मतलब प्रकाश की लाइट नहीं आएगी। प्रकाश की लाइट किधर से आप टकराएगा, जिधर आपका प्लेन पार्ट रहेगा, इधर से प्रकाश की लाइट जाएगा, इधर से प्रकाश की लाइट जाएगा, तो सब का सब एक ही जगह विस्तृत होगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। सीधा मन में भाव रखिए कि अवतल दर्पण प्रकाश की जो भी प्रकाश समांतर किरण जो भी उस पर पड़ता है अवतल दर्पण पे, तो सभी को क्या करता है, जमा करके फोकस पे जाकर के अभिसरित कर देता है, तो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। वही घटना उल्टा होता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश को अपसरित का मतलब होता है फैला देना, ठीक है ना। तो इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसरित। हम आगे बढ़िया से बताएंगे इसको, बहरहाल अब शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। फिर से याद करवा रहा हूं, वैसी दर्पण जिसकी बाहरी सतह क्या था, रंगा हुआ, भीतर वाला भाग क्या था, धंसा हुआ। उत्तल दर्पण में क्या कहानी है, बाहरी सतह क्या है, उभड़ा हुआ, जैसे पेट निकला रहता है, और भीतरी वाला भाग कैसा होता है आपको, रंगा हुआ। ये था आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी। इसलिए इस पे मैं बल देकर, तो लेंस में क्या होता है, अवतल दर्पण को जैसे अभिसारी दर्पण कहे ना, वही अवतल लेंस में अपसारी लेंस हो जाता है, क्योंकि ये विपरीत होता है। लेंस क्या जब पढ़ेंगे पार्ट, तो वहां आपको ये चीज याद आएगा, और यही में बच्चा कंफ्यूज होता है। इस बार क्वेश्चन पूछ भी दिया था कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और वैसे भी एक ट्रिक याद रखिए, कोई भी साड़ी पहन के कहाँ जाएंगे, दर्पण में देखने के लिए, ना कि लेंस में। अब ये साड़ी पहन के जाएंगे कहाँ, दर्पण के पास। तो अ से अभी और अ से अवतल, ऐसे करके ट्रिक याद कीजिएगा। ट्रिक से याद कीजिएगा तो ठीक रहेगा, बाकी आप याद करके भी जाइएगा ना तो एग्जाम में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। ये 4 बातें हैं। 4 बात क्या है, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, उल्टा हो जाता है। उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। दोनों में क्रॉसिंग समझिए। जिस प्रकार से मैंने रटाया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो वहीं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस याद करना है, ठीक है ना। तो ये था मूल रूप से अपना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वही अब हम आते हैं प्रावैलिक दर्पण। ये तीसरा दर्पण है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछे, निम्न में से कौन सा दर्पण को प्रावैलिक दर्पण कहते हैं। तो प्रावैलिक दर्पण में क्या होता है, पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। जो दर्पण अगर पूर्ण रूप से गोल हो गया, वो गोलीय दर्पण हो गया। और ये भी एग्जाम में आएगा कि गोलीय दर्पण में कौन कौन सा दर्पण का पार्ट आता है, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किस दर्पण का भाग है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आपका गोलीय दर्पण का भाग है, लेकिन प्रावैलिक दर्पण स्पेशल है। प्रावैलिक दर्पण आपको पूर्ण रूपेण गोल नहीं होता है। वैसा दर्पण
जो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो वो क्या हो जाएगा आपका परावैलिक दर्पण। तो याद रखिएगा इन चीजों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सभी दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की बढ़िया से ड्राइंग पढ़ के, और उसमें किसको हम फोकस दूरी कहेंगे, किसको केंद्र कहेंगे, किसको द्वारक कहेंगे, किसको ध्रुव कहेंगे, इसके बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातें हैं इनको जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा या कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिक बातों की जानकारी रहनी चाहिए, तभी आप क्या कीजिएगा आगे जाके समझिएगा। जिसमें हम लोग को मूल रूप से वक्रता केंद्र के बारे में समझना है, ध्रुव के बारे में समझना है, मुख्य अक्ष के बारे में समझना है, दर्पण के द्वारक किसको कहते हैं और वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं। ये 5 पॉइंट को समझेंगे। बहरहाल फोकस को भी बताना है, फोकस दूरी भी बताएंगे। जब दर्पण दोनों अलग अलग करके बताएंगे तो वहां आपको फोकस और फोकस दूरी की जानकारी हम अच्छे से दे देंगे। चलिए हम कोई भी दर्पण लेकर के देख रहे हैं, चाहे अवतल लीजिए उत्तल लीजिए, ठीक है। चलो आप लोग खुद रियलाइज करना कि ये मैं कौन सा दर्पण का ड्राइंग किया हूं। गौर से देखिए, ये क्या है, किसी खोखले गोले का एक भाग हुआ, गोलीय दर्पण का एक पार्ट है। अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये अवतल है या उत्तल। वो डिसाइड किस स्थिति पे होती है कि इधर का पार्ट आपका धंसा है या उभरा है। अगर मैं इसको बाहर से रजतीत कर दूं ना, बाहर से रजतीत, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, अवतल दर्पण। और अवतल को मैंने एक अभिसारी नाम दिया, इनको थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा आपको आगे। अब हमको मेन रूप से इसमें ना वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ना है कि वक्रता केंद्र क्या है। देखिएगा कि पूर्ण रूप से कोई दर्पण अगर गोलीय दर्पण के बीच वाली केंद्र हो गई ना, यहाँ पे यही क्या है, वक्रता केंद्र है। तो डिफिनेशन में कैसे याद रखेंगे वक्रता केंद्र को, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका केंद्र तो होगा। ये गोलीय दर्पण जिस किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना, गोलीय दर्पण चाहे अवतल पढ़िए या उत्तल पढ़िए, तो किसी न किसी का एक भाग, किसी खोखले गोले का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र। कैसे जवाब देंगे वक्रता केंद्र को, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र, जैसे किसी का ये भाग है ना, किसी केंद्र का, इसको अगर मैं पूर्ण रूप में गोल कर दूं तो इसका किसी न किसी का एक पार्ट हुआ ना, एक भाग हुआ ना, तो इस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कह देंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। और एक टॉपिक और याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, तो वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र पढ़ने के बाद हम लोग तुरंत वक्रता त्रिज्या भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों में आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलो वक्रता त्रिज्या को देख लेते हैं। यहाँ पे एक बीच में एक पार्ट होता है, इससे पहले हम लोग ध्रुव ही समझ ले तो अच्छा है। ध्रुव को क्या कहते हैं, पीक से इंडिकेट किया जाता है, पोल कहते हैं इसको इंग्लिश में। यानी किसी दर्पण के मेन बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ऐसे डिफिनेशन आपको देना पड़ेगा कि ध्रुव क्या है। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, यानी बीच, किसी भी दर्पण का बीच वाला पार्ट आ गया ना, तो ये बीच वाले भाग को क्या कह देंगे हम लोग, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और ध्रुव से लेकर के केंद्र तक की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से लेकर के केंद्र तक की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। लेकिन वक्रता केंद्र को क्या चीज से सूचित करते हैं, सी से। सी फॉर सेंटर होता है ना, वैसे ही सी से इंडिकेट करेंगे। मैंने ध्रुव को भी समझा। ध्रुव क्या था, किसी भी दर्पण का बीच वाले भाग है ना, ज्यामितीय भाग कहा जाए इसको, बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव। और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको क्या चीज से सूचित करते हैं हम लोग, आर से इंडिकेट करते हैं। यानी देखा जाए तो पीसी बराबर कितना हो जाएगा आपको, आर, यही डिस्टेंस हो जाएगा आर। अब हम दर्पण की द्वारक को देखते हैं कि दर्पण की द्वारक क्या है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की अगर नाप ले लू ना, एम से लेकर के एम डैश, तो सीधा याद रखिएगा दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अर्थात दर्पण के द्वारक में हम लोग क्या इंडिकेट कर सकते हैं, एम डैश, अर्थात दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब यह है आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष का मेन अर्थ हो गया इसमें कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है ना, सिर्फ यहीं तक नहीं, यहां तक जो मिलाने वाली रेखा तो वो तो हो गया वक्रता त्रिज्या। ये जहां तक आपको चला जाए, चाहे अनंत तक क्यों नहीं चला जाए, तो यही है आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। एक बार फिर से रियलाइज करा दूं, वक्रता केंद्र क्या था, किसी भी गोलीय दर्पण का बीच के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ध्रुव क्या था,
दर्पण के जो मुख्य पार्ट यानी ज्यामितीय भाग अर्थात बीच की भाग को दर्पण का हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई जो है एम से लेकर के एम डैश को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, आर से। और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा चाहे जहां तक चले जाए, लेकिन वक्रता केंद्र से ही पास होगी, ध्रुव से स्टार्ट होगी, कहां से, वक्रता केंद्र से ही पास होगी, तो यही रेखा आपको क्या कहलाएगा, आपको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। और कोई भी माप जब देखिएगा ना तो ध्रुव से ही मापा जाता है। यह भी एग्जाम में आया था कि किसी दर्पण में सारे चीज की मेजरमेंट कहां से हम लोग करते हैं, तो ध्रुव से करते हैं। चाहे आप वक्रता केंद्र के नापिए या कहीं पर इसमें वस्तु को रखिए जिसको हम बिंब कहते हैं, तो बिंब की वी डिस्टेंस मूल दूरी कहां से मापना पड़ेगा, आपको पोल से ही मापना पड़ेगा। चाहे आप सेंटर के ले लीजिए, चाहे फोकस कहीं पर होगा, चाहे कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो ये सारे कंडीशन की मेजरमेंट कहां से होगा, आपको पोल से होगा अर्थात ध्रुव से होगा। तो इन चीजों को आप देखिए। अब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, इन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो अपना मूल टॉपिक है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी, इनके बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। बहरहाल हम सबसे पहले ये समझेंगे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। तो देखिएगा, अवतल दर्पण के ये आपका प्रधान अक्ष है, आपको P से लेकर के C, मैं तो बता ही दिया ना, वैसे दर्पण बाहरी सतह स्थित और भीतरी वाला भाग धंसा हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण की बीच वाले जो पार्ट है, ज्यामितीय पार्ट अर्थात P, इसको हम ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से लेकर के C तक की जो रेखा पास हो रही है, इस रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं अर्थात मुख्य अक्ष भी कहते हैं। इसी मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारे ऐसे किरणें हैं जो आपतित हो रही है। मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि आपतित किरण क्या है। तो ये आपतित किरणें चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो, सभी आपतित किरणें दर्पण से टकरा टकरा के क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद ये इधर से किरण जो आ रही है ना, ये सब का सब आपतित किरण है। और दर्पण से टकराने के बाद एक मुख्य अक्ष अर्थात मुख्य प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, जिसको हम फोकस कहते हैं, फोकस वाले पॉइंट पर ये सब का सब जमा हो रहा है। और सभी लाइट को एक जगह जमा होना हम आपको बताएं कि क्या कहते हैं, अभिसरित कहते हैं। यही घटना अभिसरित हुआ, तो यही बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। तो सर डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, परिभाषा में यही बात लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि एकदम सज्जा धज्जा के लिख दीजिए। आप जो बेसिक बात जानते हैं ना, उस बात को आप लिखिए ना, लॉन्ग टाइम तक याद कीजिए। पढ़ाई का मेन सेंस यही होता है। मैंने क्या अभी बताया, मैं तो यही बताया ना कि किसी दर्पण में जब आने वाले सभी आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद, जब भी दर्पण से टकराया था क्या होगा, परावर्तित होगा। और परावर्तन के बाद ये जो मुख्य अक्ष है, समझा दिया हूं ना, मुख्य अक्ष पीसी है, पीसी से आगे भी जा सकता है। इस मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर सब का सब प्रकाश आकर के जमा होना माने अभिसरित, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा ले लीजिएगा, अभिसरित हो रही है। और जिस बिंदु पे अभिसरित हो रही है वो बिंदु क्या है, आपका मुख्य फोकस हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस आप बढ़िया से जवाब दे सकते हैं। फिर से, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर इसी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, जमा हो रही है। इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो किसका मुख्य फोकस कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। जब अलग अलग पूछे तो अलग अलग जवाब दे दीजिएगा। अलग अलग कहने का सेंस, अवतल दर्पण का पूछेगा तो अवतल दर्पण फोटो बना के बता दीजिएगा, वही उत्तल दर्पण का पूछेगा तो आपको उत्तल दर्पण बना करके फोटो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी में आपसे पूछ दे कि फोकस दूरी क्या है, तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और ये फोकस दूरी हो गया P से लेकर के F कह सकते हैं, PF बराबर F। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं और फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल F से सूचित करते हैं। और एक और बेसिक चीज सीख लीजिए, कभी भी दर्पण को, गोलीय दर्पण का जो पार्ट होता है ना C, और ये बीच वाले पार्ट में जैसे इधर रंगा हुआ है ना, यहाँ पे इधर रंगा है ना, तो जिधर रंगा रहे उधर आपको पॉजिटिव से साइन लेना है। पॉजिटिव साइन का मतलब धनात्मक साइन लेंगे, और जिधर नहीं रंगा होगा उसको उधर आपको ऋणात्मक साइन लेना है। अर्थात
जब हम P से लेकर के F तक की दूरी को मेजरमेंट करवाएंगे, माप करवाएंगे, तो PF बराबर ये F का मान निगेटिव में आ जाएगा। किस दर्पण में? आपको अवतल दर्पण में। चाहे आप P से लेकर के C तक की दूरी बताऊं, अर्थात PC की दूरी को हम बताएं क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होगी वो भी आपका निगेटिव में ही होगा। इतना ही नहीं, कोई भी वस्तु जिधर रंगा होता है उधर नहीं रखा जाता है। कोई भी वस्तु बिना रंगे हुए, अर्थात प्लेन तरफ, यहाँ तो धंसा हुआ है ना, इधर ही रखेंगे, दाएं तरफ रखेंगे। इस दर्पण के अकॉर्डिंग अगर इधर बनाए हैं तो अगर बिना रंगा हुआ तरफ रखेंगे कोई भी वस्तु, तभी ना कोई छोटा प्रतिबिंब बने या बड़ा प्रतिबिंब बने। तो जिधर हम वस्तु रखेंगे, और सब चीज की मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करते हैं? तो पोल से करते हैं। चाहे पोल से आप फोकस की दूरी को नापिए, पोल से या वक्रता केंद्र की दूरी को नापिए, पोल से या किसी वस्तु को दूरी को नापिए। तो यहाँ पे वस्तु दूरी को हम लोग U से इंडिकेट करते हैं, और U का मान भी आपको किस चीज में आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा। तो मैं अवतल दर्पण में 3 बात अभी बताया हूँ, चाहे फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, या आपका वस्तु दूरी हो, ये सब का सब निगेटिव है। हो सके प्रतिबिंब की भी कहानी सुनाऊं। अगर कहीं पर हम कोई वस्तु रख रहे हैं दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब बनता है, और इस प्रतिबिंब बनने की 6 केस आपको आगे हम बताएंगे। बहरहाल आप इतना समझिए कि 5 केस में प्रतिबिंब, ये 5 केस में प्रतिबिंब आपको जिधर वस्तु रखोगे उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब मैं बताया हूं कि जिधर बिना रंगा हुआ पार्ट हो उधर क्या लेना है? आपको निगेटिव लेना है। इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी भी इसका क्या होगा? लगभग आपको माइनस में ही होगा। कहेगा सर प्रतिबिंब वाले में आप माइनस क्यों बोले? क्योंकि एक कंडीशन ऐसा आता है ना, जो आपको आगे पढ़ाएंगे, जब हम पोल और ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे ना, तो वो प्रतिबिंब क्या है ना, दर्पण के इधर बन जाता है, अर्थात इधर कहने का सेंस पीछे बन जाएगा, जिसमें आपको वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी क्या लेना पड़ेगा? आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एक ही सेंस में आपको पॉजिटिव लेना है। तो अवतल दर्पण में सीधा दिमाग में खोपड़ी में सेट कर लीजिए, चाहे वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, सबका सब मान आपको निगेटिव लेना है। और ये निगेटिव का पहचान कैसे होगा? क्योंकि इधर वाला पार्ट आपको बिना रंगा हुआ है, इधर क्या है? रंगा हुआ है। जिधर जिधर रंगा हुआ उधर उधर प्लस, और जिधर जिधर नहीं रंगा हुआ है उधर क्या लेना है? आपको माइनस लेना है। एक बार फिर से रिवीजन कराऊं कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है। तो अवतल दर्पण के फोकस में हम लोग को सीधा जवाब देना है कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष को भी पहचान करवा दिया हूं, या मुख्य अक्ष के समांतर बहुत लाखों किरणें आते हैं। मैं तो यहाँ 3 लेकर के बताया हूँ। ये सबका सब किरण परावर्तित दर्पण से टकराता है। टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि परावर्तित होगा, और परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर जाकर के जमा होता है, अवसरित होता है। जिस बिंदु पे बेटा ये जमा हुआ ना, वही बिंदु हो जाएगा आपका मुख्य फोकस की बिंदु, यानी ये मुख्य फोकस हो जाएगा। लेकिन आपको फोकस डिस्टेंस की बात मैंने बताया, फोकस दूरी क्या है? तो ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और अवतल दर्पण में मैं 4-5 बात बताया हूँ। 4-5 में क्या क्या बताया हूँ कि चाहे वस्तु रखिए वो भी निगेटिव रखना है, नेगेटिव मान। जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो वहाँ काम देगा। प्रतिबिंब बनेगा 5 केस में नेगेटिव फॉर्म में, 1 केस में पॉजिटिव बनता है। जब कहाँ रखते हैं? वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तब जस्ट आपको आगे बताएंगे। और इधर ही फोकस दूरी है, इधर भी आपका वक्रता केंद्र है, यानी वक्रता त्रिज्या है। सबका सब मान क्या है? आपका निगेटिव में। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण की बातें, ठीक है। उत्तल दर्पण में हम लोग को मूल बात क्या याद रखना है? आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। जैसे कि हम अवतल दर्पण में देखे थे ना कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही थी, उत्तल दर्पण में भी यही कहानी है। सबसे पहले उत्तल दर्पण होता क्या है? जिसकी भीतर वाला भाग देखो रंगा हुआ है और बाहर का भाग क्या है? आपका प्लेन है, यानी वैसा दर्पण जिसकी भीतरी सतह रजतीत हो और बाहर वाला पार्ट जो है उसका उभरा हुआ है, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम कौन दर्पण बताएं आपको? अपसारी। अपसारी होने का मेन रीजन क्या है? देखो, उत्तल दर्पण में जो प्रधान अक्ष अपना है ये P और C है ना, यानी पोल से केंद्र के जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम किसी भी दर्पण में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारे आपतित किरणें होती हैं और ये दर्पण से टकराएगा। रंगे हुए पार्ट तरफ से नहीं टकराता, बिना रंगे हुए पार्ट पर जब टॉर्च का लाइट बाढ़ोगे या कोई भी चीज तो परावर्तित होगा। दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये परावर्तित होकर के कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन हम लोग तो कल्पना करेंगे ना, कुछ अपने मन से तो अनुमान लगाएंगे ना कि कहाँ पे जाके जमा होता होगा।
हालांकि लाइट फैल रहा है, यही फैलने की घटना आपको अपसरित घटना है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी आपतित किरणें आती हैं वो परावर्तन के बाद क्या होता है, एक दूर दराज यानी विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो जाता है, फैल जाता है। यही फैलने की घटना के कारण हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। ठीक है, खैर हम लोग को मूल पॉइंट याद रखना है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर बहुत सारा आपतित किरणें हैं और ये आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, परावर्तन के बाद परावर्तित हो जाती है और एक बिंदु पर क्या हो रहा है, ये हम लोग को प्रतीत होता है। प्रतीत होना का मतलब कल्पना कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक बिंदु पर क्या हो रहा है, आपको अपसरित हुई प्रतीत होती है यानी जमा होता है। इसी घटना को हम लोग उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। यही डिफिनेशन दिया है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती उत्तल दर्पण पर पड़ती है, सिम बात बताया हूं, तो परावर्तन या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर क्या होता है, एक ही बिंदु पर आपको आती हुई प्रतीत होती है। यही घटना आप क्या है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या, तो आपको याद है कि कोई भी दूरी को हम लोग कहाँ से मापते हैं, पोल से, अर्थात दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज सेटिंग करना है, याद रखना है। यहाँ पे क्या याद रखना है, जैसा कि अवतल दर्पण में मैंने वस्तु दूरी को बताया कि निगेटिव में है, प्रतिबिंब दूरी भी लगभग निगेटिव में है। एक ही पॉइंट पर अवतल दर्पण में बताया था, आप चाहे फोकस दूरी देखे या वक्रता केंद्र देखे, सबका सब निगेटिव में था। वहीं उत्तल दर्पण में ये सारा मान लगभग आपको पॉजिटिव में आ रहा है। देखो ना, फोकस दूरी रंगे हुई पाठ तरफ है ना, इसके वजह से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा, ऑलवेज। वहीं केंद्र की बात करूं, पोल से लेकर के केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोले थे। हालांकि इसको वक्रता केंद्र कहते हैं और ये दूरी पीसी जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। और ये जितना पी से लेकर के एफ तक की दूरी है वही है एफ से लेकर के सी तक की दूरी। ये अगर 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, याद रखिएगा। तो ये दुगुना होता है फोकस दूरी का, पीसी क्या होता है दुगुना, वो बाद में सील करवाएंगे। तो मेन रूप से ये रंगे हुए पार्ट तरफ है ना, तो जो रंगे हुए पार्ट तरफ रहे तो वो हो जाएगा आपका धनात्मक फॉर्म में, और जो बिना रंगे हुए पार्ट तरफ रहेगा वो हो जाएगा आपका ऋणात्मक में। जैसे कि बिना रंगे हुए तरफ यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा करेंगे ना, तो ये वस्तु तो इधर रख नहीं सकते हैं, रंगे हुए तरफ रख नहीं सकते हैं, जिधर बिना रंगा उधर वस्तु रखेंगे। तो याद रखना उत्तल दर्पण में क्या है, हमेशा वस्तु दूरी आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। बिना रंगा हुआ पार्ट पर ही आप वस्तु रख सकते हैं, रंगे हुए तरफ रखिएगा तो आपको प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो बिना रंगे हुए तरफ हम वस्तु, लेकिन इसका प्रतिबिंब या तो उधर बनेगा या तो इधर बनेगा। प्रतिबिंब की बात बताया, तो उत्तल दर्पण में क्या क्या आपको नाम मान आया है, याद रखिएगा। फोकस दूरी हमेशा क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव में आ जाएगा। वहीं वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, अपना पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि रंगे हुए पार्ट तरफ है। अगर वस्तु दूरी की बात करो तो ये हमेशा निगेटिव में आ जाएगा, बिना रंगे हुए तरफ ही ना वस्तु रखेंगे। और प्रतिबिंब दूरी की बात करो तो ये प्लस और माइनस, अर्थात पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है। ये आपका उत्तल दर्पण। वही अवतल दर्पण में फिर से रिवीजन करवा दूं कि अवतल दर्पण में क्या बाहरी भाग रस्तित था, भीतरी भाग रस्तित नहीं था। और यही केंद्र सी जिधर ये आपको गोला बनाएगा वो आपका वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र वाला पार्ट भी आपको नेगेटिव में आ रहा है, फोकस वाला पार्ट भी आपको नेगेटिव में आ रहा है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में। वस्तु भी इधर रखेंगे तो नेगेटिव होगा, प्रतिबिंब भी लगभग इधर ही बनता है। एक केस में आपको इधर बना था। तो मैं आज जो आपका मूल टॉपिक खत्म किया हूँ, दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनको अपसरित और अवसरित क्यों कहते हैं, और इसकी फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, और दर्पण का द्वारक को, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये सारे विषय बिंदु की चर्चा किए हैं। चलिए अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। इस सारी चीज की कहानी आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। जय हिंद, जय भारत।